नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस एकेडमी में। अपने पिछले वीडियोस में हम मौर्य साम्राज्य के विषय में काफी विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला है वो क्या है और उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो क्या है। इसके अलावा जो मौर्य वास्तुकला के पीछे विचारधारा है उस विचारधारा को हम मुख्यतः समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो इतिहास के रेफरेंस में आप देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर के रेफरेंस में हम उतना डीप डाउन नहीं जाएंगे, इतिहास की सीरीज के रूप में हम इसको देखेंगे। तो मैं उमटन तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य की वास्तुकला के विषय में। अगर हम जो मौर्यकालीन वास्तुकला है उसकी विशेषताओं को देखें तो एक तर्क आता है निरंजन रे का। ये कहते हैं कि मौर्य काल में जो हम वास्तुकला देखते हैं उसकी परंपराएं हमको पहले से भी उपस्थित मिलती हैं, जैसे लकड़ी, सूरज की रोशनी में पकाई सूखी ईंटें, हाथी दांत, धातु के अलावा विशाल पत्थरों का उपयोग कर कर निर्माण किए जा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं मौर्य काल से पहले की व्यवस्थाओं में भी, अर्थात चाहे बात हो हर्यक वंश की और चाहे बात हो नंद वंश की, इन कालों में भी हम देख रहे हैं कि जो निर्माण किए जा रहे हैं उनमें इस तरह की विशेषताएं मिलती हैं हमको, जो मौर्य काल की प्रमुख विशेषता के रूप में हमको मिलेगा। देखिए, मौर्य काल में दो तीन चीजें आप देखेंगे। एक इनका स्तंभ निर्माण, दूसरा इनका गुफा निर्माण, चैत्य और विहार का निर्माण और स्तूप निर्माण, ये सब इनकी विशेषताओं में देखेगा। लेकिन इनके निर्माण में जो सामग्री वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सूखी ईंटों का प्रयोग, ये सब कुछ पहले से ही उपस्थित था, ऐसा मानना है किसका? निरंजन रे का। एक खास काम किया मौर्य साम्राज्य ने, जो लकड़ी का काम था, जो इससे पीछे के साम्राज्यों में कुछ तक कम हो गया था, उस काम को इन्होंने फिर से प्रारंभ कर दिया। अर्थात इनके निर्माण में लकड़ी प्रमुख भूमिका में आ जाएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य के महल भी जिसमें राजा रहते हैं, वो महल भी आपको किसके मिलेंगे? लकड़ी के। तो काष्ठ निर्माण कला में ये लोग प्रमुख विशेषता को प्रदर्शित करेंगे। इनमें हम देखते हैं जो स्तूप है, उनके कटघरे, जो प्रवेश द्वार है, जो चैत्य है, उनके अग्रभाग, इन सब का निर्माण करवाया जाएगा। दूसरा हम देखते हैं मौर्य काल की विशेषता में इनका संबंध स्थापित होता है एके मिनट कला से। अब ये एके मिनट कला क्या है? जब हम आपका देखते हैं हखमनी साम्राज्य, तो उस हखमनी साम्राज्य का संपर्क होता है मौर्य साम्राज्य से, और हखमनी साम्राज्य की बहुत सारी चीजें या बहुत सारी विचारधाराएं जो इनके निर्माण कला से संबंधित है वो हमको मौर्य साम्राज्य में दिखेंगे। और ये हमको, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन का क्षेत्र हो या फिर अशोक के अधीन का क्षेत्र हो, उन सारी जगहों पर हमको हखमनी साम्राज्य का, जिसे कह रहे हैं एके मेनिड कला, उसका प्रभाव दिखेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो यूनानी दरबार है या जो हखमनी साम्राज्य है उसका घनिष्ठ संबंध हमको मिलता है मौर्य काल से ही, और यूनानी व्यक्तियों का भारत में आना जाना और भारत के व्यक्तियों का यूनान में आना जाना लगातार हो रहा था। इससे जो यूनान का आर्किटेक्चर है उसका प्रभाव हमको मौर्य साम्राज्य के आर्किटेक्चर पर भी दिखेगा। जैसे आप देख रहे थे मेगास्थनीज, टाइमेकस, हेलियोडोरस, ये सारे लोग मौर्य साम्राज्य में आते हैं, और इससे जो हखमनी साम्राज्य का आर्किटेक्चर है उसकी विशेषताएं भी मौर्य साम्राज्य के आर्किटेक्चर में दिखती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, मतलब व्यापार भी हो रहा था हखमनी साम्राज्य से, उन सब का प्रभाव हमको आर्किटेक्चर में दिखेगा। अब ये देखिए, ये आपका हखमनी साम्राज्य है। एक समय पे बहुत विशाल साम्राज्य हुआ करता था। ये 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक जो प्राचीन फारस है, वहां हमको एक विशाल वंश दिखता है, जिसे कहेंगे क्या? हखमनी साम्राज्य। इस साम्राज्य की अगर हम सीमा देखें, पश्चिम में ये यूनान से लेकर पूर्व में ये सिंधु नदी तक, और उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक फैला हुआ है। आप जब देखते हैं सिकंदर का हमला, तो यह सिकंदर अपने हमलों के दौरान इस हखमनी साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार करता है। तो इसी रेफरेंस में हमने देखा था कि जो सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर हमको हखमनी साम्राज्य का प्रभाव दिखता है, और इन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार करता है बाद में कौन? सिकंदर। तो जब सिकंदर आता है तो सिकंदर ही वो प्रमुख व्यक्ति बनता है जिसने 330 ईसा पूर्व के आसपास जाते जाते इस हखमनी साम्राज्य को समाप्त किया। तो हखमनी साम्राज्य के टाइम से, मतलब सिकंदर के हमले से पहले ही भारत का संपर्क इस हखमनी साम्राज्य से था, और जिसके कारण आर्किटेक्चर का लगातार ट्रांसफर हो रहा था। अब हम देखते हैं जो हखमनी साम्राज्य की कलाकृतियां हैं, इनमें आप खास चीज देखिए, ये जो स्तंभ लेख और इनके ऊपर ये पशु बनाए गए हैं, ये विशेषता आपको दिखेगी मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में, कि इस तरह की व्यवस्था उनके स्तंभों में बनी हुई हमको मिलेगी। ये एक स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई है, और सबसे खास चीज जो इसका सिरा है स्तंभ का, इस पर कुछ जानवरों के चित्र मिलेंगे। ये व्यवस्था आपको मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी देखने को मिलेगी।
खास करके जब आप अशोक के स्तंभ देखिए तो ये प्रभाव हमको दिखेगा हकमनी साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य की कलाकृतियों पर। अब ये देखिए, ये आपका हो गया क्या, हकमनी साम्राज्य का, और ये हो गया आपका मौर्य काल का। तो इनमें आप विशेषताएं देखिए मैच करा के। पशु का चिन्ह जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। निर्माण कला में देखिए स्तंभ जिस तरह से बनाया गया है वो हमको यहाँ भी मिलेगा। और कुछ स्थानीय विशेषताएं भारत की जुड़ेगी भारत के स्तंभ लेखों से या भारत के स्तंभों में, और कुछ स्थानीय विशेषता जुड़ेगी कहाँ, हकमनी साम्राज्य में, उनके अपने स्तंभ लेखों में। तो देखिए प्रभाव होगा भारत पर, लेकिन भारत की स्थानीय विशेषता जो है वो भी हमको देखने को मिलेगी। तो क्या हम कहें कि जो मौर्य काल का आर्किटेक्चर है उस पर विदेशी प्रभाव है? तो इसके पक्ष में एक तर्क आता है, इसमें कहा जाता है कि अशोक के स्तंभ, शिलालेख, इन सब पर हमको हकमनी साम्राज्य का प्रभाव दिखता है। जो लोग इसके विपक्ष में कहते हैं वो कहते हैं देखो लकड़ी के स्तंभ भी बने, लकड़ी के भवन भी बने, विशाल पत्थरों का भी निर्माण किया गया और उनके माध्यम से आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया। ये सब कुछ हमको स्थानीय रूप से विकसित हुआ दिखता है और एक लंबे टाइम फ्रेम में ये सब कुछ भारत में ही विकसित हुआ है। क्योंकि जब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पूर्व का समय, तो उस पूर्व के समय में भी हमको इस तरह की निर्माण कला भारत में दिखती है। इसके अलावा जो विषय होंगे, विषय का मौर्य साम्राज्य के समय, तो जो विषय चुनेंगे स्तंभों में, उसमें हम देखेंगे जो भारतीय विशेषता है उसका खास ध्यान रखा जाएगा। जैसे आप देखिए ये कमल है, उल्टा कमल, तो ये भारतीय सभ्यता में हमेशा से बना हुआ था, तो मतलब पूर्व काल से ही काफी महत्व था। सिंह है, इसका भी महत्व है, और जो भी पशु बनाए जाएंगे उन सारे पशुओं का भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से ही महत्व है, ये हम देखेंगे। तो जो विपक्ष में लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे प्रभाव हमको भारतीय ही दिखते हैं। आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं मैच हो रहा है। अब हम निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि आर्किटेक्चर में हम देख रहे हैं कि मैच हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन भारतीय विषयों को या भारतीय विशेषताओं को छोड़ा नहीं गया है मौर्य साम्राज्य के समय। दूसरे सबसे खास चीज जो लकड़ी के स्तंभ है, जो लकड़ी के द्वार निर्माण है, जैसे ये देखिए आप, ये द्वार है, तो इस तरह के द्वार निर्माण भारतीय सभ्यता में हमको स्पेशली देखने को मिलते हैं, खास करके मौर्य साम्राज्य के समय। तो आर्किटेक्चर में जिस तरह का चेंज हम मौर्य साम्राज्य में देख पा रहे हैं कि एक इन पे प्रभाव है विदेश का भी, दूसरा स्थानीय विशेषताओं को भी इन्होंने खूब इस्तेमाल किया है या खूब प्रदर्शित किया है अपने आर्किटेक्चर में। कुछ उदाहरण अगर हम देखें मौर्य काल के, तो हमको मिलता है शाही महल और पाटलिपुत्र शहर के अवशेष, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो पाटलिपुत्र शहर है वहां पर जो महल बनाया गया है उसका आर्किटेक्चर किस प्रकार का है। दूसरा हम देखेंगे सारनाथ में जो अखंड वेदिका है, तो सारनाथ की जो वेदिका है उनको आप देखिए। फिर गया में बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों में जो चैत्य है और जो गुफावास है उनको बनाया गया है, जो राजाज्ञा धारण किए हुए और बिना राजाज्ञा वाले स्तंभ हैं और उनके शीर्ष हैं। तो आप देखिए इस तरह के स्तंभ आपको मौर्य साम्राज्य में खूब मिलेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, एक पर राजा के जो निर्देश हैं या राजा की जो आज्ञा है वो हमको इन स्तंभों पे मिलेगी। दूसरे कुछ स्तंभ ऐसे भी होंगे जिनमें राजाज्ञा नहीं होगी, अर्थात कुछ भी लिखा नहीं होगा, सिर्फ निर्माण किया गया है, लेकिन कुछ पर हमको निर्देश भी मिलेंगे जो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आम जनमानस को दिए जाएंगे। उड़ीसा के धौली में एक चट्टान से तराशा गया गोलाकार रूप में एक हाथी के समान आधा हिस्सा, ये भी हमको मौर्य साम्राज्य के कलाकृतियों का एक उदाहरण मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण है मौर्य साम्राज्य की कलाकृतियों का। अब हम देख लेते हैं आपका जो पाटलिपुत्र है इसके विषय में। सबसे पहली चीज कि ये हमको मौर्य साम्राज्य का केंद्र मिलता है और यहाँ मौर्य साम्राज्य की राजधानी बसाई गई है। मतलब पाटलिपुत्र का स्थान मौर्य साम्राज्य में राजधानी के रूप में है। एक केंद्रीय प्रशासक भूमिका की स्थापना इसी पाटलिपुत्र में की जाएगी और इसी क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को कंट्रोल किया जाएगा। तो पाटलिपुत्र की बहुत विशेषता होगी या बहुत महत्व होगा मौर्य साम्राज्य के समय। तो मेगस्थनीज है वो कहता है कि पाटलिपुत्र लगभग 15 किलोमीटर लंबा, 2.5 किलोमीटर चौड़ा और एक खाई से घिरा हुआ। तो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को बताने की कोशिश की है किसने, मेगस्थनीज ने। और एक खास चीज देखिए कि खाई से ये घिरा हुआ है, अर्थात जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका खास ध्यान रखा गया है। 64 द्वार मिलेंगे हमको इस पाटलिपुत्र में और लगभग 570 हमको बुर्ज मिलेंगे। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। ये विशेषता कौन बता रहा है, मेगस्थनीज। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो आपका पाटलिपुत्र है वहां पर जो अधिकांश रचनाएं हैं या अधिकांश निर्माण है वो हमको लकड़ी और ईंट से बनी मिलती हैं। दो प्रमुख स्थान है पाटलिपुत्र में, एक आपका बुलंदी बाग जहाँ पर हमको लकड़ी के विशाल कटघरे के अवशेष और किले बंद दीवारें मिलती हैं। दूसरा स्थान है कुम्भहार। कुम्भहार में हमको
एक ऊंची ईंट की दीवार और उसके भीतर मौर्य महल का परिसर दिखता है। अब देखिए, जो आपका ये बुलंदीबाग का क्षेत्र है, जो आपका कुंभरहार का क्षेत्र है, ये दो हमको अवशेष मिलते हैं। ऐसा नहीं कि यही दो प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन जो प्राप्त अवशेषों में हमको शेष दिखते हैं, मतलब जहां पर हमको हिस्टोरिकल एविडेंस दिखते हैं, उनमें जो प्रमुख स्थल बुलंदीबाग और कुम्भरहार हमको मिलता है। यही पाटलिपुत्र में ही हमको जो 80 पत्थरों के स्तंभ लेख ये हमको मिलते हैं। इन स्तंभों पर हमको पॉलिश दिखती है। तो मौर्य साम्राज्य में जो निर्माण है, उस मौर्य साम्राज्य के निर्माण में हमको जो पॉलिश का प्रयोग, जो सतह को चिकना किया गया है, वो हमको इनकी निर्माण कलाओं में प्रमुख रूप से मिलेगा। जो स्तंभ बनाए गए हैं मौर्य साम्राज्य में, उनकी विशेषता अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहली चीज तो पत्थर के स्तंभ हमको मिलेंगे, अत्यधिक पॉलिश स्तंभ हमको मिलेंगे। स्तंभों के ऊपर हम देखेंगे तो लकड़ी की एक रचना हमको मिलेगी और लकड़ी के भी कुछ स्तंभ हमको मिलेंगे। ज्यादातर स्तंभ हमको पत्थर के मिलेंगे, कुछ स्तंभ हमको लकड़ी के मिलेंगे। और जो ये लकड़ी के स्तंभ हैं या जो पत्थर के स्तंभ है, जैसे इस तरह का स्तंभ हो गया, इन स्तंभ के ऊपर कुछ निर्माण कला जैसा भी हमको मिलेगा मौर्य साम्राज्य में। और ये निर्माण क्या होगा, ऊपर वाला ये होगा लकड़ी का। इस तरह की व्यवस्था हमको मौर्य साम्राज्य में मिलेगी। उसके अलावा जो लकड़ी के स्तंभ, उनके चारों ओर लताओं के साथ कोने से उभारा हुआ पक्षी और पर्ण समूह के डिजाइन का साक्ष्य भी हमको मिलेगा। मतलब इनको सजावट के रूप में इस्तेमाल किया गया है लकड़ी के स्तंभों पर। जो स्तंभ का मूठ है, मूठ मतलब शाफ्ट है, वो हमको बिना आधार और बिना शीर्ष के दिखते हैं। अब ये देखिए, आपका एक स्तंभ है मौर्य साम्राज्य का, जिसमें क्या है, 4 सिंह हैं और एक दूसरे की तरफ पीट कर ये बैठे हैं। जो स्तंभ हमको मिलेंगे वो हमको स्वतंत्र स्तंभ, ठीक रूप से खड़े स्तंभ हमको मिलेंगे। मतलब इन स्तंभों को इस तरह से बनाया गया है कि ये आज की डेट तक भी हमको ठीक रूप से खड़े मिलते हैं। मतलब जो इनका आधार बनाया जाएगा वो काफी स्ट्रॉन्ग हमको दिखेगा। शंकु रूपी है और पतले और अखंड शंख हमको मिलेंगे। अखंड मतलब ऐसे बहुत सारे स्तंभ हमको मिलेंगे जो एक पत्थर या हम कहें जो एकाश्म निर्माण कला है, उस निर्माण कला का प्रभाव हमको मिलेगा। और इनमें हम देखेंगे कि जो बलुआ पत्थर है, मतलब इन स्तंभों में बलुआ पत्थर का उपयोग भी हमको मिलेगा। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश हमको मिलेगी। इसको शाफ्ट के शंकुनिमा सिरे से एक बेलनाकार पेंच द्वारा जोड़ा जाएगा। शीर्ष उल्टे कमल के आकार में है। जैसे आप ये देखिए कि उल्टा कमल जो बना है ये हमको मौर्य काल में मिल रहा है। ऊपर हम देखेंगे एक हमको मिलेगा क्या, मंच जैसी आकृति, चौड़ी मंच जैसी आकृति मिलेगी, जो हमको गोलाकार मिलेगी। जैसे आप देखिए ये कमल हो गया आपका, इस कमल के ऊपर देखिए कुछ इस तरह की आकृति है जो हमको गोलाकार मिल रही है, ये वाली आकृति। और उसके ऊपर देखिए आप, ये आकृति भी आपको मिलेगी। तो ये आपको आधार हो गया, आधार के ऊपर इस तरह से एक गोलाकार फिर से आकृति मिलेगी। इस पर हम देखेंगे जो जानवर हैं उनके चित्र हमको मिलेंगे और उसके ऊपर फिर अंत में एक जो मुख्य जानवर है सबसे, उसकी आकृति हमको मिलेगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिंह है, कई जगहों पे आप देखेंगे आपको हाथी भी मिलेगा, आपको बैल भी मिलेगा। तो अलग अलग पशु आकृतियों का निर्माण किया गया है इन स्तंभ लेखों पर या इन स्तंभों पर। अशोक के समय हम देखते हैं कि कुछ स्तंभ हमको मिलते हैं जिन पर शिलालेख है, मतलब जिन पे आदेश या निर्देश या हम कहें राजाज्ञा वो हमको मिलती है। और कुछ हमको बिना इनके मिलता है, मतलब कुछ पे लिखा गया है और कुछ पे नहीं लिखा गया है। जैसे हम देखें जो शिलालेखों वाले प्रमुख स्तंभ हैं, उनमें हमको दिल्ली और मिरात का स्तंभ, इलाहाबाद का स्तंभ जिसे प्रयागराज भी कहेंगे, लौरिया अराराज का, लौरिया नंदनगढ़ का, रामपुरवा का, दिल्ली और टोपरा का, और संकीसैया का, और सांची और सारनाथ के स्तूप, इन सब में हमको निर्देश मिलेंगे राजा के आम जनमानस के लिए। और जो बिना शिलालेखों वाले स्तंभ हैं उनमें हमको रामपुरवा का, जहाँ पर एक बैल शीर्ष के साथ स्तंभ लेख का निर्माण किया गया है, बसरा अखीरा था जहाँ एकल सिंह, अब देखिए 2 तरह के सिंह मिलेंगे, एक एकल मिलेगा आपको, दूसरा 4 सिंहों वाली आकृतियां भी आपको मिलेंगी। और जो कोसम का अभिलेख, तो कुछ शिलालेख या कुछ स्तंभ हमको शिलालेखों के साथ मिलते हैं और कुछ स्तंभ हमको बिना शिला लेखों के मिलते हैं। ये हमने देख लिया। अशोक के जो शिलालेख उनपे हमको बहुत सारी पशु आकृतियां मिलती हैं। हम देख लेते हैं कि कहाँ से क्या मिलता है। जैसे जो आप देखें सिंह की आकृति, तो ये हमको मिलेगा लौरिया, नंदगढ़, बसरा बखीरा और रामपुरवा। इन 3 स्थानों पर जो हमको स्तंभ मिलेंगे उनपे सिंह की आकृति मिलेगी। जो हाथी की आकृति है वो हमको संकीसैया का जो स्तंभ है उससे मिलेगा। बैल की आकृति हमको रामपुरवा के स्तंभ से, 4 सिंह, ये 4 सिंह आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको सारनाथ और सांची का जो स्तंभ है वहां से मिलेगा। और गरुड़ की आकृति, अब देखिए गरुड़ की आकृति में 2 चीज, एक ये अनुमानित है कि संभवतः यह गरुड़ की आकृति है, इसमें श्योरिटी कम है। बाकी सब तो बिल्कुल श्योर है कि कौन से पशु हैं, लेकिन
जो ये गरुड़ की आकृति है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गरुड़ की आकृति वाला जो स्तंभ है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो लौरिया अराराज का जो स्तंभ है उसमें हमको गरुड़ की आकृति मिलती है। तो प्रमुख पशु जो हमको मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में मिलते हैं वो हमने देख लिया। हो सकता है परीक्षा में कुछ इस तरह का भी प्रश्न आए कि आपको 4 ऑप्शन दे दे कि इन जानवरों का प्रयोग मौर्य काल में उनके स्तंभ निर्माण के समय किया गया है, तो उस रेफरेंस में भी आप इसको याद रखिएगा। एक बहुत खास चीज आप ध्यान रखिएगा, जो शिलालेख है उनपे हमको अश्व की आकृति या हम कहे घोड़े की आकृति नहीं मिली। यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे कि जब सारे जानवर मिल रहे हैं तो हो सकता है घोड़ा भी मिला हो। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अशोक के काल में जितने स्तंभ लेख आपको मिलेंगे, जितने शिलालेख आपको मिलेंगे, उन पर किसी पे भी अश्व की आकृति नहीं मिलेगी। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो स्तंभों का दर्शन है, आप फिलोसफी समझिए इन स्तंभों की कि इन स्तंभों का निर्माण क्यों किया जा रहा है। और इस फिलोसफी को बताया किसने है? जॉन इरविन का मत है इस पे। ये कहते हैं जो स्तंभ बनाए गए हैं वो विश्व धुरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आपकी ये विश्व धुरी क्या है, इसके विषय में ये कहते हैं कि जब हम देखते हैं प्राचीन संस्कृतियों को, उस समय जो ये आपका विश्व धुरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यह एक ऐसा साधन है जिसने ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान पृथ्वी को स्वर्ग से अलग कर दिया है। तो जो विश्व धुरी का कॉन्सेप्ट है वो हमको मिलता है किसमें? स्तंभों में। जो स्तंभ है वो हमको ब्रह्मांडीय महासागर से निकलता हुआ दिखाई देता है और आसमान तक पहुंचता है। अब ये प्रतीक होगा किसका? कि यह सूर्य की किरणों द्वारा स्पर्श किया जाता है। अब देखिए बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इन स्तंभों के निर्माण के पीछे, या इनके पीछे जो फिलोसफी है उसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अशोक के स्तंभ जो हैं उनमें हम देखेंगे कि आधार हमको बहुत विकसित रूप में नहीं मिलेगा। जैसे स्तंभ बनाए जाते हैं तो क्या होता है, एक आधार बनाया जाता है और आधार के ऊपर फिर स्तंभों का निर्माण किया जाता है और उसके ऊपर आकृति बनाई जाती है। लेकिन जब हम देखेंगे अशोक के स्तंभ तो उन स्तंभों में हमको आधार नहीं मिलेगा। और उसके पीछे जो फिलोसफी है कि वे धरती से निकलकर आकाश को छू रहे हैं। तो देखिए स्तंभों का दर्शन क्या कह रहा है मोटा मोटा, कि जो ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया है, उस निर्माण की प्रक्रिया में जो स्वर्ग है और जो पृथ्वी है उनके मध्य अंतर के रूप में हमको ये मिलता है। तो 2-3 चीजें आप बहुत बेसिक जान लीजिए इन स्तंभों के फिलोसफी के पीछे। एक तो इनको विश्व की धुरी माना जाएगा, दूसरा इनको उस निर्माण के रूप में देखा जाएगा जो सूर्य की किरणों से पृथ्वी का स्पर्श करवाती है और पृथ्वी और आकाश के मध्य एक संपर्क स्थापित करती है। तो ये तर्क हमको किसका मिलेगा? जॉन इरविन का। जो रॉक कट गुफाएं हैं या कैल कर्तित गुफाएं हैं उनके विषय में अगर हम देखें तो नागार्जुनी और बराबर पहाड़ियों में जो बोध गया के उत्तर में स्थित है वहां पर हमको ये रॉक कट गुफाएं मिलती हैं। जो इनके निर्माण करता है अगर हम उनको देखें तो जो बराबर पहाड़ियों में 3 गुफाएं बनाई गई हैं वो अशोक को समर्पित हैं। जो नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाएं बनाई गई हैं वो अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ के शिलालेख के रूप में हमको मिलता है। तो देखिए जो आपकी बराबर पहाड़ियां हैं वहां पर 3 गुफाओं में शिलालेख हमको मिलेगा किससे? अशोक से कनेक्टेड। जो आपकी नागार्जुनी पहाड़ियां हैं उनमें हमको दशरथ के शिलालेख भी मिलेंगे। जो गुफाओं के बाहरी भाग वो हमको बहुत सादे मिलेंगे, बहुत सिंपल मिलेंगे, मतलब उन पर कोई आकृति नहीं उकेरी जाएगी। लेकिन जो आंतरिक भाग है उनपे हमको खूब सारी आकृतियां भी मिलेंगी और जो काफी टॉप लेवल का जो पॉलिश है वो हमको मिलेगा। सबसे प्रारंभिक गुफा हमको मिलती है कौन सी? सुदामा गुफा। इस सुदामा गुफा में देखें तो यहाँ पर अशोक के 12वें वर्ष का अभिलेख हमको मिलता है। जो आजीवक संप्रदाय है उसको समर्पित यह शिलालेख हमको मिलता है। तो सुदामा गुफा में बना शिलालेख वो हमको मिलता है आजीवक संप्रदाय को समर्पित, और 12वें वर्ष में अपने शासन के अशोक ने इसको स्थापित करवाया है। जो लोमश ऋषि गुफा का अभिलेख है या जो लोमश ऋषि गुफा है वो हम देखें तो इसको सबसे बाद में बनवाया गया है, यह हमको प्रमाण रूप से मिलता है। और उसी के साथ साथ जो वास्तुशिल्प है इस लोमश ऋषि गुफा में वह हमको सबसे अच्छी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य में जैसे हमने पीछे देखा था कि गुफाओं का निर्माण करवाया जा रहा था और पत्थरों को काटकर, इसलिए इनको रॉक कट कहा जा रहा है, पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया जाएगा और उन गुफाओं में बहुत सारे स्थापत्य कला से संबंधित चीजें बनाई जाएंगी। उनमें हम देख रहे हैं सुदामा गुफा, लोमश ऋषि गुफा, बराबर पहाड़ियों की गुफा, नागार्जुन पहाड़ियों की गुफा, ये सब हमको बहुत फेमस मिलेंगे। और जो बेसिक चीज है वो हम समझ पा रहे हैं। आप फिर से ध्यान रखिएगा, हम इसको हिस्ट्री के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ना कि आर्ट एंड कल्चर के रेफरेंस में। जब हम इस विषय को आर्ट एंड कल्चर के रेफरेंस में पढ़ेंगे तब हम इसके और डीप पे जाएंगे कि इनके विषय क्या हैं, इन पे किस तरह की आकृतियां बनाई गई हैं,
किस तरह की मुद्राएं दिखाई गई हैं, जो मूर्तियां बनाई गई हैं अंदर, उसमें किस तरह की मुद्राएं हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, किस तरह के रंगों का प्रयोग है, किस तरह की फिनिशिंग है इन आकृतियों में, वो सब हम डिटेल में देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट में। लेकिन हिस्ट्री के रेफरेंस में हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह की विचारधाराओं का परिवर्तन हो रहा है मौर्य साम्राज्य में उनके निर्माण कला के साथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।